नमस्कार आप सभी का। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी ऑनर्स के थर्ड सेमेस्टर का आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें हम पहला सब्जेक्ट जो आज देखेंगे, इसका हम सिलेबस देखेंगे, वो हिंदी नाटक होगा। हिंदी नाटक लगा है इस बार हमारे थर्ड सेमेस्टर में, जिसमें जो मुख्यतः क्या, अगर हम शुरुआत से देखें तो नाटक के उद्भव और विकास का जो परिचय होगा वो थोड़ा मोड़ा होगा। उसके बाद नाटक के सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष का परिचय होगा। नाटक की सर्वांगीण समझ विकसित करना, यानी नाटक कहाँ से उठा और कहाँ तक जाएगा भविष्य में, इसके बारे में हमें पढ़ना है और अनुमान लगाना है भविष्य में ये कहाँ तक जाता है। अभी कैसे हम उसको विकास, क्योंकि जो हमारा नाटक पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हमें नाटक के इतिहास को भी जानना है, और हम इसको पढ़ रहे हैं, हम इसके भावी पीढ़ी हैं, तो हमें इसको कैसे आगे तक लेके जाना है ये भी देखेंगे। तो हमारी कुल इसमें 4 इकाइयाँ लगी हुई हैं। पहली इकाई में है भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक नाटक है, बहुत प्रचलित नाटक है। इकाई प्रथम में सिर्फ यही है, भारत दुर्दशा। और इकाई द्वितीय में हम देखेंगे ध्रुव स्वामिनी लगा हुआ है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ये भी नाटक है। और इकाई थर्ड में लगा है कथा एक कंस की, दया प्रकाश सिन्हा जी की है, ये भी बहुत प्रचलित है। और इकाई 4 में एकांकी लगी हुई है, जिसमें 2 एकांकियाँ हैं, एक उत्सर्ग है और एक तौलिए है। तो उत्सर्ग जो है वो रामकुमार वर्मा जी का है, और तौलिए जो है वो उपेंद्र नाथ अस्क जी की है। तो ये कुल 4 लगी हुई हैं। और भारत दुर्दशा है तो हम शुरुआत फर्स्ट इकाई से करें या 4th यूनिट से करें, क्योंकि 4th यूनिट में एकांकी है, तो एकांकियाँ जो है वो छोटी छोटी होती हैं। तो अगर 4थी इकाई से हम शुरुआत करेंगे तो थोड़ा शुरुआत में अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे से एक क्लियर हो जाएगा, और बड़े वाले को हम बाद में करते हैं। अभी छोटे वालों को कर लेते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि भारत दुर्दशा को पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम सेम लगेगा, लेकिन एक स्ट्रेटेजी होती है, बैठने की पावर होती है, जो कि हमें अभी बिल्डअप करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे एकांकी से, तो छोटे छोटे वीडियो से शुरू करेंगे। तो एकांकी में हम शुरू करेंगे उत्सर्ग। तो एकांकी में शुरू करने से पहले हम एकांकी के बारे में जान लेते हैं कि एकांकी है क्या। तो आइए पहले हम एकांकी के परिचय पर ध्यान देते हैं, एकांकी के उद्भव और विकास पर ध्यान देते हैं, एकांकी का विकास कैसे हुआ, शुरुआती चरण कैसे चले, इन सबको हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नाटकों पर। नाटक 3 है और एकांकी 2 हैं। एकांकी में उत्सर्ग है और तौलिए हैं। एक है रामकुमार वर्मा जी की, उत्सर्ग जो है वो रामकुमार वर्मा जी की है, और तौलिए जो है वो उपेंद्र नाथ अस्क जी की है। दोनों ही एकांकियाँ अपने आप में बहुत अच्छी हैं, और इसको हम पढ़ेंगे। पहले एकांकी पढ़ेंगे, फिर हम नाटक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो हम एकांकी शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बोला कि छोटी छोटी इकाइयों से प्रारंभ करेंगे, तो हम एकांकी के बारे में जानते हैं, और वो दोनों एकांकियाँ हम प्रथम चरण में पढ़ेंगे आज की क्लास में। बस हम जानेंगे कि एकांकी क्या है और एकांकी का अर्थ क्या है। तो एकांकी जो है वो एक अंग दृश्य काव्य है। एक अंग दृश्य काव्य का मतलब जिसमें एक ही कथा और कुछ पात्र होते हैं, यानी वो एक नाटक का बस नाटक की कुछ अंग हम बोल सकते हैं, जो कुछ दृश्य होते हैं। नाटक में तो कई प्रकार के दृश्य होते हैं, लेकिन एकांकी में एक ही दृश्य होता है, एक ही कथा होती है और कुछ पात्र होते हैं। उसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए केवल एक ही प्रभाव की पुष्टि सृष्टि की जाती है। यानी हमें बस एक जो मोटिव है उसी पर ध्यान देना है, अधिक से अधिक प्रभाव मनुष्य पर डाला जा सके। एकांकी का जो लक्ष्य है वो है कम समय में अधिक प्रभाव डाला जा सके। जो सोच है अपने लक्ष्य को कम समय में ही प्राप्त कर ले। हम इसमें देखेंगे कि एकांकी में जो विभिन्न जो साहित्यकार हैं वो उनका मत क्या है। सबसे पहले हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हम स्टेटमेंट देखेंगे। इसमें एकांकी एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासा पूर्ण एवं कौतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। यानी इसमें सस्पेंस भी होता है, अच्छी घटनाएं भी होती हैं, बुरी घटनाएं भी होती हैं, यानी एक ही कथा में सारे सीक्वेंस होते हैं, और इसी में इसका चरम विकास हो जाता है, यानी पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और यहीं भी इसका अंत भी हो जाता है एक ही कथा के अंदर। एकांकी का मतलब एक अंक का दृश्य। और इसको अगर हम आगे की तरफ देखें तो सन 1935 में भुवनेश्वर स्वरूप जो थे उनका एक कारवा था,
उसको प्रथम एकांकी का रूप स्पष्टता माना जाता है कि हाँ, इन्हीं के कारवा के द्वारा ही एकांकी का रूप स्पष्ट हुआ। अब हम देखेंगे कि इसको कितने भाग में, इसका काल विभाजन देखेंगे कि एकांकी का काल विभाजन कितने भागों में हुआ है। एकांकी का काल विभाजन मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया गया है क्रमिक विकास के तौर पर। क्रमिक विकास मतलब एक के बाद एक कैसे विकास चरणों, इसके विकास चरणों पर इसके जो काल विभाजन है वो हुए हैं। प्रथम काल विभाजन हम देखते हैं भारतेंदु से द्विवेदी युग है, ठीक है। इसमें 1875 से 1928 लिख लें आप, 1875 से 1928 ईस्वी तक एकांकी का प्रथम चरण रहा है। दूसरा प्रसाद युग है जो कि 1929 से 1937 तक रहा है। दूसरा चरण जो है वो प्रसाद जी का युग है, 1929 से 1937 तक इसका दूसरा चरण चला है। तीसरा चरण हम देखेंगे प्रसादोत्तर युग 1938 से 1947 तक, और स्वतंत्रोत्तर युग 1948 से अभी तक जो चल रहा है वो स्वतंत्र उत्तर युग है। अब इन चारों को हम पढ़ेंगे। चारों में पहले आज हम जानेंगे भारतेंदु और द्विवेदी युग के बारे में, जानेंगे हम सभी के बारे में, लेकिन हम शुरुआत करते हैं भारतेंदु और द्विवेदी युग से। सभी के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन आज जान लेंगे, बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, एकांकी के विकास में हमें सिर्फ इसका उद्भव और विकास एक छोटे संक्षिप्त मोटे तौर पे पढ़ लेना है। इसके बाद जो तौलिया है वो हम पढ़ेंगे, जो एकांकी है तौलिए वो हम पढ़ेंगे। तो प्रथम युग हम देखते हैं भारतेंदु से द्विवेदी युग। भारतेंदु और द्विवेदी युग ये दोनों का संलग्न है, एक में मर्ज किया हुआ है, इन दोनों के साथ का है। तो 1875 से 1928 ईस्वी तक एकांकी का प्रथम चरण रहा, जिसे भारतेंदु और द्विवेदी युग कहा गया। इस युग में भारतेंदु जो थे वो प्रमुख एकांकीकार के रूप में स्वीकार किए गए, इसलिए इनका नाम पहले आया भारतेंदु जी का। ये एकांकीकार, इनमें इन्हें प्रमुखता एकांकीकार का दर्जा दिया गया। सर्वाधिक एकांकी भारतेंदु ने प्रस्तुत किए। इस युग के एकांकीकारों ने प्रचलित परंपराओं, कुप्रथाओं, सामाजिक समस्याओं को आधार बनाकर एकांकी लिखे। इस युग के जो प्रमुख एकांकीकार हैं आप नोट करते जाएं कि काशीनाथ खत्री पहले माने जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, आप पॉज कर करके लिख लेंगे, और किशोरी लाल गोस्वामी और देवकी नंदन खत्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध इत्यादि बहुत सारे एकांकीकार थे। प्रमुख तो इतने ही थे, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि याद करने की आवश्यकता भी है। और इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय युग, जो कि प्रसाद युग है, 1929 से 1937 ईस्वी तक द्वितीय चरण है एकांकी का। इस युग के एकांकी प्रसाद 1 घंटे से प्रारंभ होती है, यानी प्रसाद जी का एक बहुत ही प्रचलित एकांकी है वो है 1 घंटे। इस युग में पाश्चात्य शैली का अनुकरण किया गया, समाज की तत्कालीन अवस्था का चित्रण भी हुआ। प्रसाद जी द्वारा रचित एकांकी हम देख सकते हैं सज्जन है, कल्याणी है, परिणय है, प्रायश्चित है, और रामकुमार वर्मा जी थे इसी काल में। उनका प्रथम एकांकी का प्रकाशन शायद 1930 ईस्वी में हुआ। और इस युग के एकांकीकार में रामकुमार वर्मा जी आते हैं, बद्री नारायण भट्ट आते हैं, सुदर्शन आते हैं, राधेश्याम मिश्र आते हैं एवं जीपी श्रीवास्तव आते हैं। ये इस युग के प्रमुख एकांकीकार हैं। इन सबको भी आप नोट कर लेंगे। और टाइम पीरियड मैंने बताया ही आपको, जैसा कि समय काल इसका 1929 से 1937 तक रहा। ये द्वितीय चरण था जो कि प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। अब तृतीय चरण में चलते हैं, जो प्रसादोत्तर युग, यानी प्रसाद के बाद का युग। ये 1938 से 1947 ईस्वी तक ये तृतीय चरण चला एकांकी का। इस समय एकांकी अपने यथार्थ रूप में, यथार्थ रूप मतलब क्या, ओरिजिनल, इसका क्या मोटिव है, इसका क्या उद्देश्य है, ये लोग अब समझने लगे। तो यथार्थ रूप में सामने आई। युद्ध की विभीषिका, बंगाल के अकाल, ये जो 2 घटनाएं थीं, क्योंकि उस समय 1938 से 1947 अगर हम देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसी काल का था, मुख्य अपने चरम स्थिति पे, और द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी स्थिति में था। तो युद्ध की विभीषिका थी, इससे भी लोग डरे हुए थे। अब इसका एकांकी के साथ क्या लिंक है? तो एकांकी एक कथा होती है, एक छोटी सी। तो उस समय के जो रचनाकार थे उन्होंने एकांकी में ही अपने लक्ष्य को, अपनी उद्देश्य को एकांकी के रूप में दर्शाया। उन्होंने एक अंक में बताया, छोटे कम समय में बताया। लोग इससे मतलब एक भय भी थे और इससे छुटकारा भी पाना चाहते थे। अकाल भी आया था उस वक्त, तो इस वक्त की जो रचनाएं हुई वो भी इसी प्रकार हुई, युद्ध पर हुई, अकाल पर हुई, भुखमरी पर हुई।
जो आम समस्या है, क्योंकि साहित्य की रचना भी उसी काल में की जाती थी, जो आम रचना है, जो समय काल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी साहित्य की रचना में। हिंदी साहित्य रचना में भी एकांकी यदि लिखा जा रहा है तो उसका समय काल का जरूर ही प्रभाव पड़ेगा। तो अब इस काल के जो एकांकीकार हैं वो है सेठ गोविंददास, उदय शंकर जी हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, और मुख्यतः डॉक्टर राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश। मोहन राकेश जी को नई कहानी का जनक भी माना जाता है, लेकिन वो एकांकीकार भी थे बहुत अच्छे। तो मोहन राकेश जी को भी देखेंगे। वृंदावन लाल वर्मा थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये 3-4 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंतिम चरण में। ये अंतिम चरण है स्वातंत्र्योत्तर युग, 1948 से अभी तक जो काल चल रहा है वो स्वातंत्र्योत्तर युग है। चतुर्थ चरण है एकांकी का। इस युग के एकांकीकारों का दृष्टिकोण जो था वो प्रगतिवादी था। पूंजीवादी के विरोध के स्वर जो थे वो प्रबल होते जा रहे थे, विरोध के स्वर जो थे वो प्रबल होते जा रहे थे। वो एक प्रकार से अगर हम बोले तो पूंजीवाद के विरोध के स्वर जो थे वो मुखर होने लगे थे। इस काल में एकांकियों को राजकीय प्रोत्साहन मिला। संगीत नाटक एकेडमी सन 1958 में दिल्ली में स्थापित हुई। संगीत नाटक एकेडमी, तरंग, रसयोग, बिहार थिएटर, रंग भारती, ये जो नाट्य कला थी इनको प्रोत्साहन मिला। इन सब की जब स्थापना हुई तो नाटक का प्रोत्साहन मिला। और नाटक में एक शॉर्ट प्ले जो बोल रहे हैं, 1 एक्ट प्ले, ये महत्वपूर्ण भूमिका रखता है हिंदी नाटक में भी और अंग्रेजी नाटक में भी। अंग्रेजी नाटक में भी हमने ये देखा है कि 1 एक्ट प्ले को एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ भी एक छोटे से मोनोलॉग को बोला जाता है वहाँ पे 1 एक्ट प्ले से ही बहुत सारे कलाकारों को एक उत्तम अवसर मिलता है। तो उसी प्रकार अगर हम हिंदी नाटक में देखें तो हिंदी नाटक में ठीक उसी प्रकार एकांकी है। तो एकांकी को भी उचित स्थान मिला। कब मिला? जब नाटक का साथ मिला, जब नाटक को प्रोत्साहन मिला। तो जाहिर सी बात है जब नाटक को प्रोत्साहन मिलेगा, ये नाटक से जुड़ा हुआ है, नाटक का छोटा स्वरूप है, तो एकांकी को भी प्रोत्साहन मिला इनडायरेक्टली रूप से। अब एकांकी के कुछ तत्व देख लेते हैं हम। तो एकांकी के कुछ तत्व आते हैं, वो कथा वस्तु, कथाओपन या संवाद आते हैं, पात्र आते हैं, चरित्र चित्रण आते हैं, देश काल का वातावरण, क्योंकि समय काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसी भी एकांकी में। भाषा शैली, किस भाषा में लिखा जा रहा है। उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण है उद्देश्य, क्योंकि एकांकी का अर्थ ही यही है कि कम समय में अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। ये एक विशेष उद्देश्य के साथ इसकी रचना होती है। अभिनेता होते हैं इसमें, 1 एक्ट प्ले है, जाहिर सी बात है एक मेन लीड रोल होगा। इसमें कई पात्र होते हैं, कथा एक होती है। और चलिए अब कुछ देख लेते हैं प्रमुख जो एकांकीकार हैं और उनकी जो एकांकियां हैं उस पर ध्यान दे लेते हैं। तो एकांकी हम समाप्त करेंगे इतना पे ही, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एकांकी जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है तौलिया, वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम एकांकीकार, कुछ महत्वपूर्ण एकांकियाँ और उनके एकांकीकार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण एकांकियों में जो प्रचलित है वो आती है राधाचरण गोस्वामी जी की भारत माता या अमर सिंह राठौर, दो हैं उनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की ऊपर ही मैंने बताया, प्रसाद युग में एक घूंट, इसकी शुरुआती होती है द्वितीय चरण की, मैंने अभी बताया। सेठ गोविंद दास की सप्तरश्मि, अष्टदल और नौरंग, ये 3 हैं। हरिकृष्ण प्रेमी जी की मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, न्याय मंदिर। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, रेशमी टाई, ये 3 हैं, काफ़ी है। और एक छठे में हम देख सकते हैं धर्मवीर भारती, नदी प्यासी सी और नीली झील, ये 2 एकांकियाँ हैं। तो एकांकी को हम इतने पे ही एक छोटे से वीडियो में ही ख़त्म करते हैं। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि तौलिया, और उस पर हम प्रकाश डालेंगे। एकांकी का एक संक्षिप्त परिचय जो था वो मैंने दे दिया, इसको 4 चरणों में विभाजित किया गया, वो 4 चरण मैंने बताए। तो एक बार शुरुआत से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। एकांकी पढ़ा, एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी का उद्देश्य क्या है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद एकांकी के 4 चरण पढ़े, एकांकी के तत्व पढ़े और प्रमुख एकांकीकार एवं उनकी एकांकियाँ पढ़ें। तो इसे आप क्लियर कर लें, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न उठा सकते हैं, और कोई सजेशंस भी हो तो वो भी दे सकते हैं। और आगे का वीडियो हम जारी रखेंगे। आगे की भी जो क्लासेस होंगी वो तौलिया होगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम तौलिया पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।